37 क्या और 98 क्या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? अरे वो तो मुझे भी पता कितना होता है। देखो ये 80 क्या कह रहे 82 120 ऐसे लिखेंगे। तो जब अपॉन हुआ तो 2 कैसे हो गया? अगर कोई चीज अपॉन में लिखी गई 80/40 लिखी गई तो आप कहोगे कि 80 से 40 हो गया या आप कहोगे 40 से 80 हो गया। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। वो बात तो सही है 120/80 रहता है, ये सही है 120/80 रहता है, लेकिन हम इसको 120/80 ही बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं 80 से 120, ना कि 120 से 80, क्योंकि ये अपॉन है तो मतलब क्या है चीजें अलग अलग है। अगर हमें कहना होता कि 80 से 120 है तो हम ऐसे लिखते ना कि ऐसे लिखते, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है mmHg। Hg का मतलब पारा होता है, mm का मतलब मिलीमीटर होता है। जब आप पंप करते हैं तो आप देखते हैं एक पारा ऊपर नीचे जाता है, तो वो कितना ऊपर नीचे गया है, कितने मिलीमीटर ऊपर गया है, वही mm हो जाता है और वो पारा जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं Hg बोलते हैं, ठीक है। तो ज्यादा स्पेसिफिक हमको नहीं पढ़ना है, हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत देखो ये सब लगभग जो लोग स्कूल नहीं गए हैं आजकल आप देख रहे होंगे दादाजी को भी पता रहता है कि उनका बीपी हाई रह रहा है, लो रह रहा है, और डॉक्टर नापते नापते उनको भी बता दिया है कि आपका जो है ये एक में आपका 120 की जगह आपका क्या हो गया है 150 हो गया है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें कुछ जनरल चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। देखो बीमार हम सभी होंगे और होते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है अरे मैम आपने कैसे कह दिया कि हम बीमार हो जाएंगे, है ना। बीमार हर कोई होता है और कुछ चीजें होती है जो हमें अपने लाइफ में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। देखो ब्लड है क्या या ब्लड की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, रुधिर की हमें जरूरत क्यों पड़ गई। देखो हमारे शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता है, खाना हम मुंह से खाते हैं, एसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, ब्रेन में खाना नहीं गया ना, हाथ पैर में खाना नहीं गया ना। लेकिन क्या हाथ पैर को ब्रेन को खाने की जरूरत नहीं है? जरूरत तो सभी को है। तो वहां पे खाना कैसे पहुंचेगा? तो वहां पे खाने को जब भी हम खाने को आप देखते हैं डाइजेशन होता है, डाइजेशन करने के का मतलब है हमने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और तोड़ करके हमने उसको क्या किया एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके हम पूरे शरीर में सप्लाई कर रहे हैं। उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, हार्मोन्स है, सारी चीजें हैं, विटामिन भी है। लेकिन क्या आपने ब्लड फ्लो होते हुए सभी ने देखा? क्या आपको दिखा कि ये वाला हिस्सा कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये फैट है? कुछ भी आपको डिफरेंशिएशन मिला? नहीं मिला। जो कि वो बहुत बड़ी लॉन्ग चेन में है फिर भी हमको दिख नहीं रहा है। इतने छोटे पार्टिकल्स में वो टूट जाते हैं और टूट करके वो लिक्विड मीडियम है पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड तो हर जगह है ना। अब ब्लड पूरे शरीर में पहुंचा रहा है यानी हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ब्लड। इसीलिए ब्लड को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखो ब्लड एक सिंगल सेल तो है नहीं और ब्लड एक ऑर्गन भी नहीं है, और ऑर्गन और सेल से पहले और सेल और ऑर्गन के बीच की जो हमारी स्टेज होती है वो क्या होती है? टिश्यू होती है। मतलब सेल क्या होता है, कुछ आइडिया है सेल का? हाँ, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। जैसे अगर आपको ये बिल्डिंग बनानी हो तो इसकी छोटी यूनिट के रूप में आपने क्या लिया? ईंट लिया। वैसे ही किसी चीज का फॉर्मेशन करना होता है हमें एक बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल जो है हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट है। जो सेल्स आपस में जुड़ी है तभी आज हमारा फॉर्मेशन हुआ। तो सेल पहले जुड़ी तो जुड़ करके जैसे दीवारें जुड़ी तो क्या ईंट जुड़ी तो क्या बनी? दीवार बनी, ना कि डायरेक्ट कमरा बना। कमरा डायरेक्ट नहीं बना, ईंटों ने जुड़ के क्या बनाया? दीवार को बनाया, और दीवारों को हमने जोड़ा तो जाके कमरा बना है। वैसे ही हमने सेल को जोड़ा तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। टिश्यू और ऊतक को जब हम जोड़ते हैं तब हमारा ऑर्गन बनता है। और जब हम घर बनाते हैं तो हम कमरों को जोड़ते हैं,
और कमरों को जोड़ते हैं तो हमारा एक सिस्टम तैयार होता है ना। तो वैसे ही हम अपने ऑर्गन्स को जोड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम यानी अंगतंत्र बनता है। जैसे आपने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, एक से ज्यादा हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? सिस्टम बोल देते हैं। फिर सारे सिस्टम मिलते हैं तब हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही तो ब्लड को हम ऑर्गन बोल नहीं सकते क्योंकि ये ऑर्गन नहीं है, तो ये क्या है? टिश्यू है। ग्रुप ऑफ सेल है, इसका मतलब क्या है? टिश्यू है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू जो कि मिलकर बना किससे है? ये मिलकर बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। तो लिख लीजिएगा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू which is composed of plasma and formed element। हिंदी में लिखेंगे, रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है, रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है ना, एलिमेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। लिखिएगा, रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है जो कि, देखिए प्लाज्मा को प्राद्रव्य बोलते हैं, लेकिन जो साइंस में खासकर बायोलॉजी के टर्म हैं जो बच्चे हिंदी में लिखते होंगे, इंग्लिश वाले टर्म साथ साथ लिखते चलेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी का हिंदी टर्म बहुत कम आता है, मतलब 10-20% चांसेस होते हैं जो हिंदी के टर्म आएंगे। ये प्राद्रव्य ना लिख करके ऐसे एग्जाम में आपके प्लाज्मा लिख देगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने हिंदी में लिख के नहीं दिया था, उसने हिंदी में तो लिख दिया ना, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उसको कैसे समझेंगे। तो वह प्राद्रव्य और संगठित पदार्थ से मिलकर बनता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड का अमाउंट क्या है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में जो ब्लड का अमाउंट पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ये चीजें आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो अमाउंट कितना है ब्लड का हमारे शरीर में? 5 से 6 लीटर होता है। और ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। अब ये एसिडिक है या बेसिक है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? पक्का वीक है? हाँ, देखो होता क्या है, 0 से 7 जो है आपका एसिड होता है और 7 से 14 बेस होता है। 7 एक ऐसी चीज है जो कि न्यूट्रल होता है, और 7 के आसपास चाहे बेस रहेगा चाहे एसिड रहेगा, हमेशा वीक रहेगा, ठीक है। ये जितना 7 से दूर जाएगा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या है? वीक बेस है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने ब्लड के कंपोजिशन की। जब हम ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमारे ब्लड में क्या चीजें हैं? हमारे ब्लड में है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। संगठित पदार्थ, ठीक है। क्या है? प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। हमारा जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर है, और 5 से 6 लीटर ब्लड का 55 से 60% जो हिस्सा होता है वो हमारा प्लाज्मा का होता है, और 40 से 45% हिस्सा हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो प्लाज्मा में होता है 90 से 92% वाटर होता है। अब देखिए कुछ चीजें अगर वाटर में लिख दूं इंग्लिश में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो है ही, है ना। 6 से 8% यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 8% प्रोटीन होती है, और इसमें 1 से 2% मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स यानी खनिज, ठीक है। खनिज जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी मात्रा कितनी होती है? 1 से 2%। पूरे ब्लड का 55 से 60% हिस्सा कौन है? प्लाज्मा है, जिसमें से
से 92% पानी है, 6 से 8% प्रोटीन है और 1 से 2% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब ये 1 से 2% मिनरल्स है। अब प्रोटीन कौन कौन सी है, देखो यहाँ पर एक पाई जाती है हेपरिन प्रोटीन। हेपरिन जो होती है ये एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, ये क्या करती है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है, रुधिर का थक्का जमने नहीं देती है। क्यों नहीं जमने देती है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, प्रॉपर मात्रा में ब्लड का फ्लो होता रहे, इसलिए हेपरिन क्या है, एक प्रकार की एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। उसके बाद एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन। इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना, रुधिर का थक्का जमाना। ये क्या काम करती है, रुधिर का थक्का जमाने का काम करती है। क्यों, ताकि चोट लगे तो ब्लड क्लॉट हो जाए, अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो सारा ब्लड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होती है, ग्लोबुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे क्या हुआ, ग्लोबुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है अगर हमारे शरीर पर किसी बैक्टीरिया वायरस का इन सब का अटैक हुआ है तो उनके खिलाफ अपने सुरक्षा में जो खड़ी होने का काम करती है वो कौन करती है, ग्लोबुलिन करती है। तो ग्लोबुलिन इन्वॉल्व्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, हाँ सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक, ठीक है। उसके अलावा एक प्रोटीन हमारी होती है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम होता है, जो अभी आपने देखा ये वाटर है और ये मिनरल है, इसका बैलेंस हमारे ब्लड में बना रहे, ये काम कौन करता है, एल्बुमिन करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एल्बुमिन का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण। ये फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है, मैंने कहा था प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन पाई जा रही है, ये प्लाज्मा की 6 से 8% प्रोटीन है ये, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में तो मैंने बताया आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बातें हैं वो हम फॉर्म्ड एलिमेंट में करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप लोग, हाँ ये प्लाज्मा में है। मैंने बताया ना फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जब हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बात है किसकी, मैंने ये भी बोला 6 से 8% जो प्रोटीन पाई जाती है उनमें ये कौन कौन सी प्रोटीन है ना। रख तो कर दिया मैंने। आप एक बात बताओ, आपको खुद भी थोड़ा सा वो करना चाहिए ना, आपको मेरी बातें सुननी चाहिए। आप या तो फिर खाली नोट डाउन करने में बिजी हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। और एल्बुमिन का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, यानी परासरण नियंत्रण करना। परासरण नियंत्रण का मतलब होता है ये जो प्रोटीन है और हमारे जो वाटर है और मिनरल्स अभी मैंने बताए, इनके बीच में हमारे ब्लड में बैलेंस बना रहे, यही काम क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, परासरण नियंत्रण कहलाता है, जो कि कौन करता है, एल्बुमिन करता है। तो एल्बुमिन का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं परासरण नियंत्रण। ठीक है, ये काम किसका होता है, एल्बुमिन का काम होता है, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन है जो कि पाई जाती है प्लाज्मा में, ठीक है। ये हो गया है सारा, रख करूं। इसके बाद जो है एक टर्म आता है सीरम, कि सीरम क्या होता है। सीरम देखिए, अगर हम प्लाज्मा
ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, यानी प्लाज्मा में से प्राद्रव्य में से अगर हम रुधिर का थक्का जमाने वाले पदार्थ को हटा देते हैं तो बचा हिस्सा क्या कहलाता है? सीरम। तो क्या हटाएंगे हम? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन को अगर हम हटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम जो बात करेंगे वो फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, बिना रुधिर का थक्का जमाने वाले पदार्थ के बिना प्राद्रव्य सीरम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात थी प्लाज्मा की। अब हम प्लाज्मा के बाद हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। आप फॉर्म्ड एलिमेंट में भी हम किसकी बात करेंगे? आरबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी संगठित पदार्थ, और उसमें भी किसकी? आरबीसी की। आरबीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में रेड ब्लड सेल्स लिखा हुआ मिले। अब इसका साइंटिफिक नेम आता है, वो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है इरिथ्रो प्लस साइट। इरिथ्रो जो टर्म होता है इसका मतलब होता है रेड यानी लाल, और सेल साइट का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल्स यानी ऐसी कोशिकाएं जो कि लाल हैं वो क्या है? इरिथ्रोसाइट है। अब आरबीसी की अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखिए जितनी बातें हो रही हैं अभी ये सारी आरबीसी की ही बातें हो रही हैं। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और किसी चीज का निर्माण होता है तो उसका अंत भी होगा, है ना? तो इसका जीवन काल होगा। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो होता है 120 डेज का। जरूरी नहीं है एग्जाम में 120 दिन आपको मिले, आगे पीछे मिल सकता है। हो सकता है 115 लिखा हुआ आ जाए, 125 लिखा हुआ आ जाए, जो भी, या 118 लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। 120 के आसपास जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होगा आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन का है। इसका जो है अमाउंट अगर हम बात करें कि एक कितना अमाउंट होता है, तो देखिए आप लोगों ने, सभी लोगों ने स्केल देखी है। स्केल में सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। उस 10 मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर क्यूब वाला जो हिस्सा होता है उसमें इसकी मात्रा 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब होती है। अब देखो आप चाहे 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन बोलो या 45 लाख से 55 लाख पर mm क्यूब बोल दो, ठीक है, वो इसकी मात्रा होती है जो कि 1 mm क्यूब में पाई जाती है। आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, वो कौन होता है? इसका जो ग्रेवयार्ड होता है वो होता है स्प्लीन होता है। ठीक है, प्लीहा जिसको हम बोलते हैं, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा है। आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहाँ पर होती है? स्प्लीन में होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कौन है? स्प्लीन है। अगर हम शेप की बात करें कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का जो शेप होता है वो स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ? गोलाकार होता है। और गोलाकार होने के साथ साथ ये बाइकॉन्केव भी होता है। ठीक है, यानी गोलाकार तो है भी लेकिन साथ साथ क्या है? उभयावतल होता है। उभयावतल का मतलब क्या होता है? देखो जब कोई, आप लोगों ने लेंस देखा है, लेंस, एक लेंस होता है जिसमें जो है नीचे की ओर गड्ढा होता है ना? तो जब गड्ढा एक साइड से होता है तब हम उसको कॉनकेव बोलते हैं, लेकिन जब गड्ढा दोनों साइड से है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइकॉनकेव। तो ये गोलाकार होता है और इसमें दोनों साइड से गड्ढा होता है, इसलिए क्या कहलाता है? बाइकॉनकेव कहलाता है। हमारा जो आरबीसी होता है इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होता है
वो क्या है? तो देखो अगर बात की जाए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो महिलाओं में मानी जाती है 11.5 से 14 ग्राम पर 100 ml। 100 ml में 11.5 से 14 ग्राम इनकी मात्रा होनी चाहिए। मेल में मानते हैं 14 से 16 ग्राम के करीब मानते हैं, या 13.5 से 16 ग्राम आप कह सकते हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें जो है 12 से 16 ग्राम को हम क्या मानते हैं? एवरेज मानते हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें हम क्या कहते हैं? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन है क्या? अगर आप हीमोग्लोबिन को देखोगे तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। इसमें बीच में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो इट इज ए आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। यह लौह युक्त जटिल प्रोटीन होती है। काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन का दो काम है। एक तो हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है, और पिगमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं वर्डक, पिगमेंट हमेशा कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हमारे ब्लड को रेड कलर कौन दे रहा है? हीमोग्लोबिन दे रहा है। उसके अलावा इसका एक काम और होता है, इसका एक काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो भी हमारी श्वसनीय गैसें हैं उनको लाने और ले जाने का काम कर रहा है। यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सप्लाई कर रहा है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहां से लेकर के आने का काम कर रहा है। एग्जाम में ये हो गया है, रख कर दूं? देखो इसका दो काम है। क्या है? ये एक पिगमेंट है, ठीक है, और पिगमेंट है तो क्या करेगा? ये करेगा कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? प्रोवाइड कलर, ठीक है। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। रुधिर को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। दूसरा काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी चीजों को लाने और ले जाने का काम करेगा। किसको लाएगा और ले जाएगा? तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करता है। लेकिन हमारा एग्जाम में हमारा जो है देखा जाए तो ऑक्सीजन तो हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो उसका हम यूज तो करते नहीं है। इसलिए जो हमारा एग्जामिनर होता है उसका फोकस जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड पे ना होकर के ऑक्सीजन के टर्म में क्वेश्चन पूछता है हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल एक बार में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को ले जा सकता है? तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल एक बार में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। कितने को कर सकता है? 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी चीजों को आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाने ले जाने का, और दूसरा हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने का। दो काम इसका होता है, ठीक है। बात समझ में आई? आरबीसी का अभी सारी बातें आरबीसी की हो रही है, जितनी बातें हैं सारी सिर्फ और सिर्फ आरबीसी की बातें हो रही हैं, ठीक है। और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या है? रेड है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन मिल जाए, क्या ऑप्शन मिल जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, और इसको जो है ऑप्शन मिल जाए तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। यही रीजन है कि जो बोला जाता है बंद कमरे में अंगीठी या हीटर चला करके नहीं सोना होता है। आपने न्यूज में भी देखा होगा ठंडियों के दिन में हीटर चला के फैमिली सो रही थी, कमरा बंद था, और फैमिली में 4 लोगों की, पूरी फैमिली की डेथ हो गई। हाँ, सुबह उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनको ठंड ज्यादा लग रही थी। देखो, विलासिता पूर्वक जीवन उतना बिताएं जितना जरूरी है। मतलब कमरा गर्म कर लो, बंद कर दो हीटर। कंबल किस लिए है? रजाई किस लिए? 2-4 रजाई ओढ़ लो, एक से नहीं जा रही है ठंड, 2-4 ओढ़ लो। लेकिन अगर हीटर जलाओ तो प्रॉपर जो है रूम क्लोज नहीं होना चाहिए, और 1-1.5 घंटे से ज्यादा तो वैसे भी हीटर के उसमें रहना भी नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कमरा बंद होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिलीज ही करेंगे। उधर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? आएगी नहीं बाहर। बंद है कमरा तो ऑक्सीजन आएगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड का
बढ़ता जाएगा। और इसको ऑप्शन ही तो मिलना चाहिए। अब आपको ही है कोई चीज ये पता है ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को लाइक करता है, और आप ही लोगों किसी को 200 गुना ज्यादा पसंद करते हो, किसी को 1% और किसी को 200%। ऑप्शन मिलेगा तो किसको चूज करोगे? जिसको 200% करते हो। तो वही काम ये करता है। ये किसको मतलब ये इसकी अगर आप इफिशियंसी की बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो 1:200 होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन मिला तो किसके साथ जाएगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएगा। तो लिख लीजिएगा हीमोग्लोबिन इज मोर 200 टाइम्स, हीमोग्लोबिन इज 200 टाइम्स मोर इफिशिएंट, 200 टाइम hemoglobin is 200 times more efficient for carbon monoxide than oxygen। हिंदी में लिखिएगा हीमोग्लोबिन, छूट गया? हो गया सबका? हीमोग्लोबिन, कोई लिख रहा है हिंदी में? कोई नहीं लिख रहा है? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। चाहे तो आप इस तरह से इसका लिख भी सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की या ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी होती है, तो उससे होने वाला रोग होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है, रक्त अल्पता बोलते हैं। डिजीज इसकी क्या है? डिफिशियंसी वाली है ना, आरबीसी की कमी से होने वाला, या आप कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया होता है, जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं, खून की कमी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। इसको रख कर दूं? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको और साइट दो वर्ड से मिलकर बना है आरबीसी, जिसमें जो ल्यूको वर्ड होता है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। साइट का मतलब क्या है? सेल है। ऐसी सेल जो कलरलेस है वो व्हाइट होने की संभावना है। तो ऐसी सेल जो कलरलेस होती है वो क्या कहलाती है? डब्ल्यूबीसी कहलाती है। फॉर्मेशन इसका भी जो है होता है बोन मैरो में ही, अस्थि मज्जा में भी। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, ये 13 से 20 दिन का होता है। ठीक है, 13 से 20 दिन का इसका जीवन काल होता है। अमाउंट की अगर आप बात करेंगे तो इसका अमाउंट जो होता है वो 6000 से 8000 पर mm³ होता है। 1 mm³ में इसकी मात्रा कितनी है? 6000 से 8000 है, और आरबीसी की मात्रा मिलियंस में थी। अगर इनके रेशियो की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी इज टू आरबीसी का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है 1:600। ठीक है, और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ये 1 जो है वो किसका है? डब्ल्यूबीसी का है, और 600 किसका है? आरबीसी का है। ये आगे पीछे ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? आगे पीछे हो जाएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दिया करें कि पहले पूछा कौन है। ठीक है, इसका काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा करता है, और हमारे शरीर की
वैसे ही करता है जैसे हमारे देश के सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, इट इज नोन एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सिपाही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? WBC कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। बातें समझ में आई? क्या चीज? देखिए, लाइफ जब भी डेटा वाले क्वेश्चन आएंगे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते। एग्जैक्ट आ भी सकता है, नहीं आ सकता। जैसे मैंने कहा आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का है, जरूरी नहीं 120 दिन मिले। उस टाइम पे आपको देखना है 120 के आसपास कौन दिया है। हो सकता है 115 आसपास हो सकता है 118 हो या 122 हो या 125 हो। जब आपको ऑप्शन मिल जाए, ऐसा 4 ऑप्शन मिला है, 125, 150, 90 और 121, तो आप क्या क्लिक करेंगे? 120 के जो सबसे आसपास है ये 121 है, तब आप 121 को क्लिक करेंगे। अगर ये 121 ना होकर के 120 है तो आप एग्जैक्ट किसको करेंगे? 120 करेंगे। ये 120 ना होकर के ये 140 है तो उस टाइम पे नियरेस्ट ऑप्शन कौन है? 125 है। अगर 125 ना होकर के 115 होगा तो आप किसको चूज करेंगे? 115 को करेंगे। तो कुछ चीजें ऑप्शन पे डिपेंडेंट है और वही हाल यहाँ पे होगा। 13 से 20 दिन है, हो सकता है इसका एवरेज लिखा हुआ आ जाए। कैसे लिखा हुआ आ जाए? मान लो इसका आ जाए, हो सकता है कि इसका लाइफ स्पैन आ जाए 17 दिन, 40 दिन, 10 दिन, है ना, और 50 दिन। अब जो इसके नियरेस्ट ऑप्शन है वही क्लिक करेंगे। ठीक है, और मान लो ये 17 ना होकर के 37 दिया होगा तो हम किस पे क्लिक करेंगे? 10 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर मान लो हो सकता है ये 20 दिया हो तो हम किस पे क्लिक करेंगे? 20 पे। तो ये उस समय आपकी समझदारी है कि इसके आसपास जो आपको दिखेगा वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, डेटा वाले क्वेश्चन हमेशा जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आए। ये जरूरी नहीं है 6 से 8,000 मिले आपको, हो सकता है 8 से 10,000 लिखा हुआ मिल जाए। लेकिन जब 8 से 10,000 लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे मिलेगा? एक मिलेगा आपको 8 से 10,000, ठीक है, एक आपको मिलेगा 15 से 20,000, एक मिलेगा आपको 1 से 2,000 और एक फिर आपको मिल जाएगा 20,000 से अधिक। तो आप किसको तब क्लिक करेंगे? 8 से 10,000 पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन रहना तो कितना चाहिए? 6 से 8,000। लेकिन जब ऑप्शन हमें उस तरह से नहीं मिल रहा है तो हम उसके आसपास का ऑप्शन क्लिक करते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन गलत दे दिया है, जो मर्जी हो एक लगा दो, नंबर तो एक नंबर सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर सोचता है कि आप कितने अवेयर हैं, है ना, कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए वो आसपास के ऑप्शन को देता है। क्या हुआ? जैसे 8 से 10,000 वाला ऑप्शन हुआ, हाँ, जो लास्ट लास्ट वाला है उसमें नन ऑफ दीस हुआ, मतलब इनमें से कोई नहीं। फिर हम नहीं, कैसे नन ऑफ दीज कर देंगे ऐसे? और ऐसे नन ऑफ दीज वो हमेशा नहीं देता है, फिर ऑल ऑफ द अबव ना दे दे। नन ऑफ दीज ऐसे ही दे देगा, दे देगा तो भी आप 8-10 पे क्लिक करेंगे, है ना? हाँ, 8 तो है ही। हाँ, ऐसे ही नहीं नन ऑफ दीज पे क्लिक करना। वो नन ऑफ दीज एक आध पे आता है और नन ऑफ दीज का मतलब है कि उसने आपको 3 ऑप्शन दिया है और आपको चूज करना आसान हो गया है। क्यों आपको आसान कराएगा चूज करना? ठीक है, जब नन ऑफ दीज देगा उस टाइम पे देता है जब ए और बी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं, सी और डी हैं, फिर उसके बाद एक दे देगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज के बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और जब आपका ऑप्शन मौजूद है तो आप नन ऑफ दीज पे क्यों क्लिक करेंगे, है ना? ना दिया हो तो हाँ एक है, चलो 8 से 10,000 ना दे करके दे दिया है 15 से 20,000, है ना, क्योंकि 15 से 20,000, 50,000, है ना, 40,000, फिर नन ऑफ दीज दिया है, तब आप नन ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे। अगर एवरेज 10,000 से पहले तक का है, 10,000 तक का अगर है तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पे क्लिक कर देना है, जो भी आपको नियरेस्ट मिलेगा। 10,000 के ऊपर से अगर दिया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तब आप नन ऑफ दीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
इसी के बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की जब हम बात करते हैं, प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो जो टर्म है इसका मतलब होता है क्लॉट, साइट का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती हैं वो क्या कहलाती हैं? थ्रोम्बोसाइट कहलाती है। ये जो हमारा थ्रोम्बोसाइट होता है इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। अस्थि मज्जा में होगा। लाइफ स्पैन की अगर बात करें, इसका जीवन काल कितना होगा, तो इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का। और 3 से 5 दिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो हो सकता है आपको केवल 3 दिन लिखा हुआ मिल जाए, केवल 4 दिन, केवल 5 दिन, या फिर 1 वीक लिखा हुआ मिल जाए। 1 वीक तक का जो भी ऑप्शन मिलेगा आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। 1 वीक 10 दिन से ज्यादा का अगर ऑप्शन मिलता है फिर गड़बड़ है ना। 3 से 5 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। अमाउंट की बात करें कि इसका अमाउंट कितना होता है, तो 1 mm³ में इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। अगर इसकी मात्रा में कमी हो जाए तो क्या होता है? देखो आप देखते हैं ना, डेंगू में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, उस टाइम पे इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है अंदर की नसें फटने लगेंगी, और अंदर की नसें फटेंगी तो वो ब्लड जो है आंख के छेद के रास्ते, मतलब जो पोर्स हैं आंख में, कान के रास्ते या नाक के रास्ते कहीं से भी बाहर आने लगता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए जो है हम इसकी मात्रा को क्या करते हैं? मेंटेन करके चलते हैं। तो जो इसका अमाउंट है 1.5 लाख से 3.5 लाख है। आपको हो सकता है, जो अगर किसी ने रिपोर्ट देखी होगी तो रिपोर्ट वाले में ये 4 लाख 4.5 लाख भी मिलता है। ठीक है, डेटा हम एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं, ये एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी का डेटा क्यों फॉलो करते हैं? कल को उसने गलत क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, तो आप किसको प्रूफ के तौर पे ले जाओगे कि हमने यहाँ से देखा था? हम लैब की रिपोर्ट तो लेके नहीं जाएंगे, हम किसको ले जाएंगे? एनसीईआरटी को ले जाएंगे। तो डाटा जहाँ पे एनसीईआरटी का है हम एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी के फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हाँ, इंटरनल ब्लीडिंग होगी और ब्लड क्लॉट नहीं होगा, चोट लगेगी तो। WBC की कमी से इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा ना, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो कोई भी बीमारी हो जाएगी। हाँ, कुछ भी हो सकता है। WBC अगर देखो, WBC का काम है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि इम्यून सिस्टम लाओ इम्यून सिस्टम खूब बूस्ट कर ले, खूब WBC बढ़ा ले। तो WBC का एक्सेस अमाउंट कॉज करता है ब्लड कैंसर। थोड़ा बहुत बढ़ेगा इन्फेक्शन होता है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया? ब्लड कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कमी होगी तो इसकी कमी से 2 चीजें हैं, एक तो चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और दूसरा जो है इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, और इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो अंदर की नसें फटने लगेंगी और फिर वो कहीं से भी ब्लड बाहर आएगा। तो टेंशन के मारे ऐसे ही चला जाएगा इंसान, है ना। किसी के आंख से खून आने लगे, नाक से तो जो है चलो नॉर्मल सी बात है, चोट लगी होगी कभी, नाक से बहुत लोगों को वैसे भी कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, बट नॉर्मली सोचो किसी के नाक से खून आने लगे, अरे सॉरी आंख से खून आने लगे, कान से आने लगे, तो वो तो ऐसे ही घबरा जाएगा, है ना। तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है हो जाती है इसकी कमी से। हाँ, खून के आंसू है ना। चलिए, तो ये बात थी प्लेटलेट्स की। ठीक है, हो गया। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बातें खत्म, हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुप पे। देखो, हमें ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट हमको इसलिए पड़ी कि
पहले का समय था, ऐसा तो था नहीं, कोई बीमार नहीं होता था, किसी को चोट नहीं लगती थी, बट ब्लड ग्रुप के बारे में ऐसी कोई बातें थी नहीं कि ब्लड ग्रुप नाम की कोई भी चीज होती है। किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी तो डॉक्टर किसी का ब्लड चढ़ा देते थे। समस्या ये आ गई कि जब उस इंसान की कंडीशन तो पहले तो ठीक भी थी, लेकिन जब उसको ब्लड दूसरे का चढ़ा दिया गया तो उसकी हालत और क्रिटिकल हो गई, उसकी डेथ हो गई या हालत बहुत क्रिटिकल हो गई। तो इसी समस्या के समाधान के लिए ब्लड पे रिसर्च की, और इस पे जो रिसर्च की थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ये कभी कभी आपको सी से भी लिखा हुआ मिल सकता है या के से भी लिखा हुआ कभी कभी मिल जाता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने क्या किया, ब्लड को ग्रुपिंग की। ब्लड को उन्होंने दो तरह से ग्रुप किया। एक तो उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप है क्या, जैसे आप लोग के ब्लड ग्रुप क्या हैं, किसी को आइडिया? यहाँ प्लस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पॉजिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव कितने लोग हैं? ए निगेटिव? बी पॉजिटिव? बी निगेटिव? मतलब सब ज्यादा लोगों ने उठा लिया इसलिए। अच्छा, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। देखो, यूनिवर्सल डोनर भी यहाँ बैठे हुए हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। होता क्या है, हमें ब्लड की, देखो ब्लड आपने कहा, किसी ने कहा मेरा ब्लड ए है, ग्रुप ए है, किसी ने कहा बी है, किसी ने कहा ए बी है, किसी ने कहा ओ है। तो जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं ए है, बी है, ए बी है या ओ है, इसको हम बोलते हैं एबीओ ग्रुप। फिर हम कहते हैं पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। और एक ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ है। एबीओ और आरएच फैक्टर, ये दोनों चीजें हमको किसी को ब्लड डोनेट करना हो या किसी से लेना हो तो हम दोनों चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो एक क्या है हमारा, एबीओ ग्रुप। तो पहले हम बात किसकी करेंगे, एबीओ समूह की। तो आप हेडिंग डालिएगा ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह, और रुधिर समूह में भी क्या, एबीओ ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था। ब्लड ग्रुप अगर हमें किसी से लेना है, एबीओ ही अगर लेना है, तो हम इनमें किन चीजों का ध्यान देंगे, क्योंकि पहले क्या था, किसी को अगर गलत ब्लड ग्रुप दे दिया गया है तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। क्यों क्रिटिकल हो जाती है, या हम क्यों सबको सारे ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं, इसके लिए दो फैक्टर हमारे जरूरी होते हैं जिनको हम ध्यान देते हैं। एक होता है एंटीजन और एक क्या, डब्ल्यूबीसी तो पीछे रह गया, ब्लड में ही चीजें पाई जा रही हैं। हाँ, तो उसी पे तो डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। पहले ही दिन है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं एबीओ की। तो एबीओ में हम क्यों सबका नहीं ले सकते, क्यों सबको नहीं दे सकते, इसका दो ही चीजें हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किसको ब्लड देना है और किससे लेना है, ठीक है। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन अक्सर देखा जाए कि अगर गलत एंटीजन कहीं पर एंट्री कर जाता है तो वो रोग फैलाने का काम करता है।
गलत एंटीजन अगर कहीं पहुंच जाएगा तो क्या काम करेगा, रोग फैलाएगा, डिजीज फैलाएगा। और इसी एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी होती है, और एंटीबॉडी ही अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ गया तो उसको मारने का काम करेगी। और ये एंटीबॉडी हमारे जन्म से पाई जाती है ना। हम कहीं मेडिसिन वेडिसिन इसकी नहीं लेते हैं, ये कहाँ से पाई जाती है, जन्म से पाई जाती है। इसीलिए किसी को ब्लड ग्रुप गलत नहीं चढ़ा सकते हैं। तो वो एंटीबॉडी वो अलग चीज के लिए हो गई ना। यहाँ हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड की एंटीबॉडी की बात हो रही है, ना कि अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होती है। अभी आप RH फैक्टर की देखेंगे, RH फैक्टर की एंटीबॉडी जन्म से नहीं पाई जाती है, लेकिन इसकी ABO ग्रुप की पाई जाती है, लेकिन RH फैक्टर की नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो और जब जिनकी नहीं पाई जाती है उनको हम तो जो है जब उससे कांटेक्ट में आते हैं तब जाके प्रोड्यूस होती है, और जो नहीं प्रोड्यूस होती है उसको जो है हम फिर वैक्सीन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दो फैक्टर होते हैं हमारे यहाँ पर, एक होता है एंटीजन जिसको हम बोलते हैं प्रतिजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। अब हम कौन किससे डोनेट कर सकते हैं, किसको डोनेट कर सकते हैं, या किससे डोनर कौन है, या आप कह सकते हैं एक्सेप्टर कौन है, स्वीकारकर्ता कौन है। ठीक है, ये चीजें हमको ब्लड में देखनी है। जैसा एंटीजन होगा, ठीक है, और एक साइड आप कह सकते हैं ब्लड ग्रुप, रुधिर समूह। अच्छा यहां दिख रहा है हाँ, ये सारे ऑप्शन सीधे सीधे रहेंगे आपके। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप है हमारा A, B, AB और O, ये हमारे ब्लड ग्रुप। जैसा एंटीजन होगा सेम वैसा ही ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया गया। जैसा एंटीजन पाया गया वैसे ही क्या रख दिया गया, ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया। यानी अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन है, A है। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन है, B है। और AB ब्लड ग्रुप है तो, और O ग्रुप है तो नहीं, O में कोई भी एंटीजन नहीं है। O को जीरो कहा गया था। जब कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी तो उन्होंने O नहीं कहा था, जीरो कहा था। और जब कहीं भी AB के साथ उन्होंने लिखा AB जीरो, अब इसको हर कोई O ही पढ़ता था, और जब हर कोई इसको O पढ़ता था कंफ्यूजन हो जाती थी, तो फाइनली जीरो को क्या बना दिया गया, O ही बना दिया गया। ठीक है, तो O पहले क्या था, जीरो था। तो जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन होगा, लेकिन O जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, इसीलिए उनको क्या कहा था, उन्होंने जीरो कहा था। जैसा एंटीजन है उसका उल्टा एंटीबॉडी पाया जाएगा। देखो एंटीजन कौन है, दो ही एंटीजन तो है, A, B, और फिर यही आके इकट्ठे हो गए, A, B हो गए। दो ही एंटीजन है और दो ही एंटीबॉडी भी है। एंटीजन भी A, B है और एंटीबॉडी भी कौन है, A, B है। लेकिन जब A एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन पाया जाएगा, B पाया जाएगा। एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को मारना, और अगर सेम एंटीजन में ही सेम एंटीबॉडी हो गया तो ये अपने आप को क्या करेगा, मारने लगेगा। इसीलिए एंटीजन सेम जैसा है वैसा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, उसका उल्टा पाया जाएगा। तो एंटीबॉडी यहाँ क्या पाई जाएगी, B पाई जाएगी। और B एंटीबॉडी पाई जाती है, इसीलिए हम किसी को A वाले को B ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाते हैं। अगर इसको B चढ़ा दिया तो इसके खिलाफ क्या पाई जा रही है, एंटीबॉडी पाई जा रही है, और ये एंटीबॉडी जाकर के B वाले को मारने लगेगी। और जब B वाले को मारने लगेगी तो फिर क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये जो है B में पाया, A में क्या पाया जाएगा, B एंटीबॉडी, और B में क्या पाया जाएगा, A पाया जाएगा, और AB में क्या पाया जाएगा, AB में पाया ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, दो
ये अपने आप को अगर A पाया गया तो भी अपने को मारेगा, B पाया गया तो भी अपने को मारा जाएगा, इसलिए यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं। हाँ, इसीलिए तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किसी को भी दे दो। अब एंटीबॉडी है नहीं तो ना ये A को मारेगा ना B को मारेगा, ठीक है। और O जो है, O के पास दोनों एंटीबॉडी है, A और B दोनों है, और यही रीजन है कि O वाला किसी और से ले नहीं सकता, क्योंकि A के खिलाफ भी है, B के खिलाफ भी है, तो इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा और इसको भी मार देगा, इसलिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब कौन किससे को दान कर सकता है? A किसको डोनेट करेगा? यही तो समस्या है, A कैसे B को कर सकता है? B के खिलाफ तो एंटीबॉडी है, अगर B को इसको दिया गया तुरंत ये क्या कर देगा? B को उड़ा देगा, ठीक है। तो A वाला किसको दे सकता है? A को दे सकता है, और किसी को दे सकता है? AB को देगा ना, AB के पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किसको देगा? A को देगा और AB को देगा। अब B वाला किसको देगा? B को और AB को देगा। AB किसको देगा? सिर्फ अपने आप को देगा, क्योंकि A को दिया तो B के खिलाफ एंटीबॉडी है, B को दिया तो A के खिलाफ है, O को दिया तो दोनों को खिलाफ है, तो किसको देगा? किसी को नहीं देगा। ये कौन है? AB सिर्फ अपने आप को देगा, ठीक है। O की अगर हम बात करें, O किसको देगा? वो सबको देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं, और जब इसमें एंटीजन है नहीं तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए ये क्या है? सबको देगा, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया, सर्वदाता हो गया। अब हम कहें कि किससे एक्सेप्ट करेगा A वाला, तो किससे एक्सेप्ट करेगा? उसी से एक्सेप्ट करेगा जो इसको दान कर रहा है। देखो, जब तक कोई दान करने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा, और जो दान करेगा उसी से ले भी सकते हैं आप। कोई आपसे कुछ मांगे, आप नहीं देना चाहेंगे तो क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता है। तब वो दान कहाँ रह गया? तब तो वो चोरी हो गई, जबरदस्ती लेके गया। तो दान तो तभी होगा जब कोई देने वाला, अरे एक्सेप्ट तभी कोई करेगा जब कोई देने वाला होगा, और जो जो इसको दान कर रहा होगा उसी से ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अब A वाले की बात करें तो ये किससे एक्सेप्ट करेगा? कौन दान कर रहा है इसको? A कर रहा है, O कर रहा है। A और O से एक्सेप्ट करेगा ये। अब B वाला और AB इसीलिए क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है। अब ये किससे लेगा? ये सिर्फ अपने आप से लेगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तो था कि कौन किससे ले सकता है, कौन किससे दे सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है वो ये पूछता है सर्वदाता कौन है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सर्वग्राही कौन है। फिर या तो ये पूछता है कि किसमें जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, या किसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये रफ करूं। अच्छा, इसको रफ करने से पहले एक तो हम कह रहे हैं यूनिवर्सल डोनर O है, लेकिन कौन सा यूनिवर्सल डोनर O है? O पॉजिटिव है या O निगेटिव है? कौन है?
यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो कौन सा है? ए बी पॉजिटिव है। देखो रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो होता है वो निगेटिव से तो ब्लड ले सकता है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वही होगा जो सबसे ले सके। तो अगर हम कह दें ए बी निगेटिव है तो ए बी निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी जो है निगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, और पॉजिटिव वाला निगेटिव से भी ले लेगा और पॉजिटिव से भी ले लेगा। इसीलिए सर्वग्राही वही होगा जो सबसे ले पाए। ठीक है, तो कौन होगा? ए बी पॉजिटिव होगा। और जब हम कहेंगे कि ओ निगेटिव है या ओ पॉजिटिव है यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर वही होगा जो सबको डोनेट कर सके। क्योंकि अगर पॉजिटिव हम कह दें ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव वाला सबको तो दे देगा, लेकिन निगेटिव ब्लड ग्रुप को नहीं दे पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को दे पाएगा। लेकिन जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव को भी दे देगा और निगेटिव को भी दे देगा। इसीलिए ओ निगेटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको रख करूं। और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसी में आप साइड में एक तो ये एबीओ ग्रुप हो गया, दूसरा क्या है? आरएच फैक्टर नीचे लिख लीजिएगा। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है। जो हम बोलते हैं ना ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव है, तो किसके आधार पे है? आरएच फैक्टर के आधार पे है। आरएच फैक्टर का नाम आरएच फैक्टर क्यों रखा गया? क्योंकि मंकी की एक स्पीसीज थी जिसका नाम था रीसस, और रीसस के नाम पे ही, रीसस में ही सबसे पहले ये देखा गया था, इसीलिए रीसस मंकी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया आरएच फैक्टर। तो रीसस क्या है? मंकी है एक। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो आरएच फैक्टर, अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, ओ वाला पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सिर्फ पॉजिटिव को दे सकता है, निगेटिव को नहीं दे सकता। लेकिन लाइफ में एक बार दे सकता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव से ले सकता है एक बार, सॉरी निगेटिव वाला एक बार पॉजिटिव से ले सकता है। क्योंकि जैसे हमने ये पढ़ा कि इसके पास, ए वाले के पास बी के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है ये जन्म से होती है, लेकिन जो निगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके पास पॉजिटिव के खिलाफ जन्म से नहीं होती है, जब एक बार कांटेक्ट में आ जाता है तब जाकर के होती है। यही रीजन होता है जब निगेटिव ब्लड ग्रुप की माँ होती है तो अगर उसको प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो है बच्चे को एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें क्या होता है? माँ का शरीर निगेटिव होता है और बच्चे का क्या है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो माँ का शरीर क्या करता है? माँ का निगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो बच्चे के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को किल करना शुरू कर देता है। ये ऐसा सेकंड प्रेगनेंसी में होता है, पहली प्रेगनेंसी में नहीं होता है। हाँ, तो माँ का ही तो जा, बच्चे को होगी, माँ को क्यों होगी? माँ का पॉजिटिव तो बच्चे का है ना। तो आया तो माँ के शरीर में है ना, आया तो माँ के शरीर में है ना, इसलिए जो है वो माँ का शरीर जो है पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता है क्योंकि उसके खिलाफ जो है उसके पास एंटीबॉडी होती नहीं है। बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो वो एक बार कांटेक्ट में आ चुका होता है, और जब एक बार कांटेक्ट में आ चुका होता है तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके पहले से रख लेता है। और जैसे ही हाँ पॉजिटिव हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं ना। और उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी जब होती है तो उस टाइम पे वो क्या करता है? बच्चे के आरबीसी को किल करना शुरू कर देता है, तो बच्चे की आरबीसी को खत्म कर देता है, जिससे बच्चे में जॉइंडिस और एनीमिया हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बच्चा या उसकी डेथ निश्चित है, चाहे वो मरा हुआ पैदा होगा या पैदा होने के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो बच्चा सरवाइव नहीं करता। लेकिन पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है क्योंकि अब इसकी वैक्सीन आ गई है।
क्योंकि अब जो है, पहले क्या था, लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होता था, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। अब सभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको पहले ही बोल देते हैं कि आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी में ये क्रिटिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट डिलीवरी के बाद आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक कराना होगा। अगर बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा तो आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी। उस वैक्सीन से फिर अब माँ का शरीर जो है पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर जब सेकंड डिलीवरी होगी या प्रेगनेंसी होगी तो बच्चा सेफ रहेगा। फिर अगर बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो थर्ड प्रेगनेंसी के लिए सेकंड प्रेगनेंसी के बाद फिर से वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी तक वैलिड रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी जो वैक्सीन क्या है, रोहगम है। ठीक है, 2-2,500 की वैक्सीन आती है, हद से 3,000 की हो गई होगी। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ब्लड चैप्टर कंप्लीट है ना। हाँ हाँ, छुट्टी नहीं। अच्छा, अगले संडे से 9 बजे आएंगे क्या? वाह, आलसी लोग, 2 घंटे की क्लास होती है तो बाद में जाके सो लेना। है ना, पढ़ाई साइड में रख दो, है ना। अच्छा, संडे सोने के लिए होता है। देखो, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक रेस्ट नहीं। नहीं, रेस्ट करो उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है। 6 घंटे से कम मत सो। कौन कह रहा है 6 घंटे से कम सो तुम? अब वो आदत पड़ चुकी है, फोन चलाते चलाते 4 बजे नींद आती है तो 8 बजे से पहले खुल भी नहीं सकती, संभव ही नहीं है। समस्या इस बात की है कि आप सोते कितने बजे हैं। अगर आप 12 बजे से पहले सो गए हैं तो आप 6-7 बजे, कितने भी आलसी इंसान होंगे 8 बजे तक उठ जाएंगे, कितने भी महा आलसी इंसान होंगे। और लेकिन पता चला 2-3 बजे सो रहे हैं। अब 3 बजे सोएंगे उठेंगे तो 9:30 बजे की क्लास है, 9 बजे नींद खुलेगी, जल्दी जल्दी नहाया धोया भाग लिए, है ना। हाँ, अच्छा, जब आप लोग का स्कूल होगा 8 बजे का तब क्या करेंगे? अच्छा, संडे छुट्टी मिलेगी। हाँ, संडे की छुट्टी मिलेगी, सैलरी मिलेगी। पैसे तब मिलेंगे जब इधर आप बढ़ाओगे ड्यूरेशन, इधर मेहनत करोगे तब पैसे मिलने की नौबत आएगी। हाँ, वो संडे की छुट्टी देंगे, फिर 1-8 महीने की गर्मी की छुट्टियां। हाँ, सरकारी छुट्टियां, फिर गर्मी की छुट्टियां, है ना। चलो सही है, लेकिन वहां तक पहुंचने की पहले नौबत लेके आओ। चलो, अब हम बात करते हैं सेल की, यानी कोशिका की। अगर हम सेल की बात करें कि सेल होती क्या है, तो देखो, किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए हमें किसी न किसी बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही अगर हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना हो तो उसमें हमें सबसे बेसिक यूनिट के रूप में कौन मिलता है? सेल मिलता है। तो सेल क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि शरीर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है? सेल के जुड़ने से हुआ है, इसलिए क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर ही बहुत सारे हमारे कोशिकांग है और वो कोशिकांग अपना, यानी सेल ऑर्गेनेली जिनको हम बोलते हैं, वो सेलुलर लेवल पे काम कर रहे हैं, हर सेल में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो लिख लीजिएगा, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है? सेल होती है। सेल जो शब्द है इसकी ओरिजिन हुई है लैटिन भाषा के एक शब्द जिसका नाम होता है सेलुला, ठीक है। और सेलुला का जो मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में वो होता है साइटो। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है?
साइटोलॉजी कहलाती है। और साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं ये कहलाती है हीमेटोलॉजी। लिख लीजिएगा ब्लड वाले में हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो साइटोलॉजी में क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, और हेमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन आते हैं ये आपके रीजनिंग में भी पूछ लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो बात है 1665 की। ठीक है, 1665 की एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 में की थी। लेकिन इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी थी, निर्जीव कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम 1665 में निर्जीव कोशिका की खोज की थी। ही डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल इन 1665। किसने? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं। उसके बाद जो है 1665 के बाद 1674 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने भी सेल की खोज की, लेकिन इन्होंने कैसी सेल की खोज की? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की, डिस्कवर्ड लिविंग सेल। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बाद जो है 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, डिस्कवरी तो बहुत है लेकिन आपको बस 3-4 याद रखनी है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की थी और रॉबर्ट हुक ने सेल की थी। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं सेल की। सेल की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को हमने कई प्रकार से डिवाइड किया है। एक सेल को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, यानी कोशिकाओं की संख्या कितनी पाई जा रही है इसके आधार पे हमने कोशिकाओं को दो प्रकार से डिवाइड किया। एक कहलाता है यूनिसेलुलर और दूसरा कहलाता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो यूनि जो टर्म होता है इसका मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का जो मतलब होता है वो होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं वो कहलाते हैं एक कोशिकीय। ठीक है, मल्टी जो टर्म है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब हुआ बहुत। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो इसमें क्या है, सेल जो है एक ही सेल होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। इनकी बात करें कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल कौन आ जाएगा, तो बैक्टीरिया आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर में कौन आएंगे तो हम लोग किस में आ जाएंगे? मल्टीसेलुलर में आ जाएंगे। तो प्लांट और एनिमल जो है, यानी आप कह सकते हैं ह्यूमन, है ना, या डॉग, कैट, ये सब किस में है? मल्टीसेलुलर में है। जिनको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं
वो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बात समझ में आई। एक तो हमारा ये डिफरेंशिएशन किसके आधार पे था, नंबर ऑफ सेल के आधार पे। उसके बाद किसका न्यूक्लियस कितना डेवलप है, केंद्रक कितना डेवलप है, इसके आधार पे हमने सेल को दो प्रकार से डिवाइड किया। एक कहलाता है प्रोकैरियोट और दूसरा कहलाता है यूकैरियोट। न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। प्रो जो टर्म होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियोट जो टर्म होता है ये निकल कर आया है कैरियन से। कहां से आया है, कैरियन से। और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस अभी प्रारंभिक अवस्था में है वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट कहलाते हैं। ये प्राक केंद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राक केंद्री या प्रारंभिक केंद्री। ठीक है, और यू जो टर्म होता है, यू का मतलब होता है वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, और कोई चीज अच्छी लगती है तो हम लगा देते हैं उसके आगे सु। जैसे आप लोग देखते हैं आज का सुविचार, स्टेटस डालते हैं ना, आज का सुविचार, वो तो विचार था, आपको अच्छा लगा तो आपने उसको क्या बना दिया, सुविचार। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होता है वो क्या कहलाता है। और कैरियोट का मतलब भी यहीं पर वही रहेगा जो यहाँ पर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होता है वो कहलाते हैं यूकैरियोट यानी सुकेंद्री। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है इसलिए इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा ही नहीं जाता है। इनके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस की तरह संरचना होती है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनमें कहते हैं न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। इनको हम बोलते हैं कि इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो है इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है 70S राइबोसोम। क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम। यहाँ 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है, लेकिन दोनों की जगहें अलग अलग हैं। 70S पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में पाया जाता है, और एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है इसलिए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखो न्यूक्लियस जो होता है ये इनमें प्रेजेंट होता है, इनका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है इसलिए इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा ही नहीं गया। क्या कहा गया, न्यूक्लियोइड कहा गया। उसके अलावा एक ऑर्गेनली होता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकांग ऑर्गेनली। ठीक है, ऑर्गेनली जो है वो कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। इसमें जो होता है सिर्फ 70S पाया जाता है, यहाँ पर 70S और 80S दोनों पाया जाता है। अगर एनिमल है तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, और प्लांट है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों पाया जाता है। ठीक है, 80S पाया जाता है न्यूक्लियस में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, इसको कोशिका द्रव्य
और इसको अंतर प्रद्रवी जलिका। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जब हम इनका डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें हैं क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, जब इनका आप डिस्कशन करेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके अलावा इनका इसमें सिर्फ 70 ये सारे जितने नाम लिखे हैं इसमें पाए ही नहीं जाते हैं, यहाँ ये सारे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख लीजिएगा कि ये सारे सेल ऑर्गेनेली यहाँ क्या है, एब्सेंट है, वहां पर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग आधा घंटा पहले नहीं आ सकते।